वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो इसी में हम आगे चलते हैं। हमारे लेक्चर 19 में पॉलिटिकल में हम भाग 4 में पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसमें आते हैं हमारे राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, जिन्हें हम इंग्लिश में डीपीएसपी भी कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किनका उल्लेख है? वो डीपीएसपी का उल्लेख। कभी कभी आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि डीपीएसपी कहां से कहां तक है, तो वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, ये कौन से हैं? ये हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। इनकी प्रेरणा जो कहां से ली गई है, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और ये उससे पहले स्पेन के संविधान से ली गई थी। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आने लगे कि जो डीपीएसपी है वो कहां से लिए गए हैं, अगर वहां पर आयरलैंड ना हो तो कंफ्यूज मत होना, आप बिल्कुल स्पेन आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि जो आयरलैंड के जो संविधान में था वो वहां स्पेन से लिए गए थे, यानी कि स्पेन के संविधान से आयरलैंड में आए और आयरलैंड के संविधान से इंडिया के अंदर आए। तो अगर क्वेश्चन आने लगे कि डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं भारत संविधान में, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और आयरलैंड के कहां से लिए गए हैं, तो वो स्पेन से लिए गए हैं। अगर कंफ्यूजन के तौर पर वहां पर आपको आयरलैंड ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप स्पेन आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? प्रस्तावना में इनको न्याय के रूप में दिया गया है, ये सामाजिक और आर्थिक हो सकते हैं, यानी कि डीपीएसपी कौन से हैं? सामाजिक और आर्थिक हैं। जबकि राजनीतिक कौन से हैं? ये हमारे फंडामेंटल राइट है, मीन्स ये परिवर्तनीय है, यानी कि इनको लागू कराया जा सकता है। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो इनको लागू कराया जा सकता है। जबकि जो हमारे डीपीएसपी हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे अपरिवर्तनीय है, यानी कि इनको लागू नहीं कराया जा सकता। क्या है नीति निर्देशक तत्व? संविधान राज्य को बताता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर जोर दिया जाना चाहिए। सरकार कोई नीति बना रही है तो वो नीति बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो मैंने जैसे कि पहले डिस्कस किया था, जो ये डीपीएसपी है ये क्या है? ये अपरिवर्तनीय है, यानी कि इनको आप चेंज नहीं करा सकते। अदालतों या न्यायालयों से लागू नहीं कराया जा सकता इनको, जैसे कि अभी कहा कि इनको ये अपरिवर्तनीय है, इनको आप लागू नहीं करा सकते। इसके अपोजिट फंडामेंटल राइट्स को आप लागू करा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि भाग ए में जो 1 से लेकर 4 इसमें संघ की परिभाषा है और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण है। भाग 2 में क्या है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप है। भाग 3 में हमारे अनुच्छेद आते हैं जो 12 से लेकर 35 तक है, वो हमारे कौन से हैं? वो फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 3 में है। भाग 4 में कौन सा है? 36 से लेकर 51 तक, वो डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। संविधान निर्माताओं के आदर्शों तथा मूल्यों का ये क्या है? ये प्रतिबिंब है। क्या है? ये प्रतिबिंब है। प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या कहा गया है? इनको संविधान निर्माताओं के ये मन का दर्पण है। तो एक डीपीएसपी के लिए प्रस्तावना में क्या वर्ड यूज किया गया है? वो यूज किया गया है कि जो ये संविधान निर्माताओं के मन का दर्पण है। डीपीएसपी का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से है? जैसे कि हम ये और उनको समाजवादी रूप में ले तो अनुच्छेद 39 कहता है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को आजीविका का पर्याप्त साधन है, यानी कि मेल भी जॉब कर सकता है, फीमेल भी जॉब कर सकता है, उनको आजीविका का पूरा पर्याप्त साधन होना चाहिए। ये हमारा डीपीएसपी कहता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये आता है, तो आर्टिकल 39 के तहत आता है। इसी का यह आर्टिकल 39A है, जिसमें सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि सबको सामान्य न्याय मिलेगा, किसी के पास वकील नहीं है तो उसको विधिक सहायता भी दी जाएगी। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य बेरोजगारों, वृद्धों, विकलांगों और असहायों को उनके सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर सहायता देगा। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की मनोचित दशाएं और प्रस्तुति में राहत सहायता भी दी जाएगी। ये भी डीपीएसपी का वर्गीकरण है। अनुच्छेद 43 कहता है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, यानी कि जो कुटीर उद्योग हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा। ये आर्टिकल 43 ये भी हमारे डीपीएसपी का एक पार्ट है। तो यहां से जो आपको याद करने वाला जो अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाएगा वो ये वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 39 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे समाजवादी डीपीएसपी थे। अब आते हैं हमारे गांधीवादी तत्व के, यानी कि जो गांधीवादी को फॉलो करते हैं। तो ये वाला आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये वाला आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है।
तो इसको आप ध्यान से देख लेना। तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल 14 है वो ग्राम पंचायतों को गठन कर लेकर हमारा गांधीवाद का एक डीपीएसपी है। अनुच्छेद 43 हमने भी लास्ट में कवर किया समाजवादी में, जो गांधीवादी में भी आता है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों के अन्याय एवं शोषण से रक्षा करता है। अनुच्छेद 48 बिल्कुल ध्यान रख लेना, यूपी में जो भी एग्जाम आपको होने वाला है, यूपी पैट का हो सकता है कि इसके अंदर ये पूछा जाए कि गायें, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है, तो वो आर्टिकल 48 कहता है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपके दो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, एक तो आर्टिकल 40 और एक आर्टिकल 48। लास्ट स्लाइड में जो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो आर्टिकल 39 था। अब आते हैं हमारे उदारवादी तत्व जो इसको फॉलो करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 44 है कि एक समान नागरिक संहिता, और उसी का अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया है, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। 48 में क्या कहा गया था, कोई गाय, बछड़े, जो भी दुधारू पशु है उनको आप वध नहीं कर सकते। और 48A में क्या कहा गया है कि जो पर्यावरण से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपके 48A में है। 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थानीय आदि का संरक्षण देना। आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करना हमारा आर्टिकल 50 कहलाता है। अनुच्छेद 51 कहलाता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो किसमें आता है, ये आर्टिकल आपके 51 में आता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि डीपीएसपी होते क्या है। एक कमेटी थी, केटी शाह कमेटी, उन्होंने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, इसे उन्होंने ऐसे चेक बताए हैं कि जिन पर कोई भुगतान की तारीख नहीं है, यानी कि आप इनको कानून से लागू नहीं करा सकते। तो जो ये डीपीएसपी के बारे में किसने कहा था, ये केटी शाह कमेटी ने कहा था। अब जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये जो डीपीएसपी हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बस एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्माण के समय अथवा कानून बनाते समय हमें नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कि आप कोई नीति बना रहे हैं या कानून बनाते समय आप किसको बस याद रखना, यहाँ पर आपको नीति लग गया और कानून लग गया, तो आप किसको फॉलो करोगे, आप नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करोगे। जबकि कानून को लागू यानी कि उसको अप्लाई करवाने वाली बात है कि तो करवाना ही पड़ेगा, तो आप इसका यूज करोगे, आप फंडामेंटल राइट्स का यूज करोगे बिल्कुल, कि जहां पर आपको जाति धर्म वगैरह पर आपको कोई भेदभाव नहीं होगी, आपको नौकरी समान से दी जाएगी, आपको बोलने की आजादी है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि जब आप निर्माण कर रहे हो कानून का, तो वहां पर आपको नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कि आपको सब वर्गों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे उसमें जानवर हो, वन्य जीव, पर्यावरण वगैरह सब हो। लेकिन जैसे ही लागू कराने की बात आती है तो वो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करेगा, यानी वहां पर आपको फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में। इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।